अजीत की अम्मा से वह अंतिम मुलाकात थी। उसे अंतिम मुलाकात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके गांव पहुंचने से पहले ही अम्मा जा चुकी थी, मृत्यु लोक से दूर, हर दुख तकलीफ से परे। पिछली बार जब वह उनसे मिलने आया था तो वह बोली थी, बेटे बहुत हो चुकी उम्र, पोते पड़पोते देख लिए, अब ईश्वर का बुलावा आ जाए तो अच्छा है, बिस्तर पर ना गिरूं मैं। मोह ममता नहीं छूटती, बस तुझ में ध्यान रहता है। तेरा बड़ा भाई सुधीर तो यही गांव में ही रहता है, उसके बच्चे तो ब्याह गए, तेरे अभी कुंवारे हैं। उनका घर बस जाता तो सुख की सांस लेकर मरती मैं। अजीत उन्हें समझाता, अम्मा हमारी चिंता मत किया कर, हम लोग मज़े में हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दी है, सब मज़े कर रहे हैं, खाते कमाते हैं। वहाँ के संस्कार कुछ और ही हैं अम्मा, सुधीर के बच्चों जैसे नहीं कि जो बापू ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। नई सदी के इस मोड़ पर मुझे भी यह बात सालती है, मगर क्या करूं, समय के साथ चलना पड़ता है। मैं अपने बच्चों का भाग्य विधाता तो नहीं कि जबरन उन्हें शादी के मंडप में बिठा दूं। अम्मा, जब उनका ब्याह होगा तो उनके साथ रहना और कठिन हो जाएगा। एक कोठी में 2 परिवार, पहले उनके लिए कोई फ्लैट का बंदोबस्त हो जाए तो शादी के लिए उनके पीछे पड़ूं। हैरानी के मारे अम्मा की आंखें खुली रह गई। बोली, इतना निर्मोही है तू, शादी करते ही बच्चों को अलग कर देगा। वह बोला, वहाँ हर आदमी आज़ादी चाहता है। मेरी बेटी तनु तो अमेरिका जाने का जुगाड़ बना रही है, वहीं घर भी बसा लेगी, कंप्यूटर इंजीनियर है। अम्मा, आज के बच्चे अपने मन के हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हम लोग, नहीं तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। वह 2 अलग अलग संस्कृतियों के बीच झूलता है। जब गांव में प्रवेश करता है, जिस परिवेश में वह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अब वही सब कितना तुच्छ, सुविधाहीन और पिछड़ा हुआ लगता है। वहाँ रुककर अब उसे ऐसा लगता कि कुछ दिन और रह लिया तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाऊंगा। कुछ देर तक उसे गांव आकर्षित करता, लगता है इस जगह सब समान है, कितनी समता और बरकत है यहाँ की आबो हवा में। किसी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई होड़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की लालसा नहीं, बस जो हो जाए वही काफ़ी है। अपनी नियति के सामने सिर झुकाकर जीने की कला है इन लोगों में। लेकिन जहाँ वह रहता है वहाँ किस्मत, भगवान, रिश्ते, भरोसा, कुनबा जैसी संकल्पनाएं नहीं हैं। वहाँ चूहा दौड़, एम्बिशंस, जुगाड़, पर्सनैलिटी ज़्यादा महत्व रखते हैं। अम्मा से साल में एक बार मिलने के लिए वह आता है। भाई कब के रिटायर हो चुके हैं, अब गली की तरफ 3 दुकानें निकाली हैं उन्होंने। उसके हिस्से के प्लॉट पर भी मकान बन चुका है। एक हिस्से में उनका बड़ा बेटा सपरिवार रहता है और एक हिस्से में ढोर डंगरों के लिए खपरेल डाली है। कई बार अम्मा कहती, अजीत तू पढ़ लिख कर शहर में इतनी तरक्की कर गया, कोठी बना ली, तेरे बड़े भाई सुधीर का इतना बड़ा टब्बर, उसके किसी बेटे की ढंग की नौकरी नहीं, 2 लड़कों को तो खेती का ही आसरा है। गांव की जायदाद में जो भी तेरा हिस्सा है सुधीर के नाम कर जा, दुआएं देगा वह। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उसकी बहू रीना से मेरी सारी उम्र नहीं बनी। आज भी मैं अपने हिस्से के मकान में बैठी अपने हाथों से बनी रोटी खाती हूँ, मगर सुधीर हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। कभी कुबोल नहीं बोला उसने। कभी कभी ज़रूर तेरे बारे में कसैली बातें करता है कि अजीत ने कभी 4 पैसे भेजे हैं तुझे, या उसके परिवार का भी फर्ज बनता है कि तेरी देखभाल करे। अब मैं कुबड़ी हो गई हूँ, घर का राशन वही लाकर देता है, हर महीने 500 रुपये अपनी पेंशन में से देता है। पत्नी मना नहीं करती उसे, अब जैसा भी है मेरे चुग्गे का इंतज़ाम करता है वह। तुझसे खर्च के लिए क्या कहूँ, तू हमेशा तंग ही रहा, कभी मकान की किस्तें तो कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च। अब कुछ अरसे से तू रुपए दे जाता है तो वो मैं अपने क्रियाक्रम के लिए जमा करती जा रही हूँ, ताकि खर्च को लेकर तुम दोनों भाइयों में फिक्र ना पड़े। तू तो बहुत दूर रहता है, मैं मर गई तो सारा बोझ सुधीर पर ही पड़ेगा। बेटे
सुधीर के बारे में कुछ सोचना। मेरे जीते जी पुश्तैनी जायदाद का निपटारा हो जाता तो। अम्मा के बार बार कहने के बावजूद पता नहीं क्यों उसके खून ने कभी जोर नहीं मारा कि वह अपने हिस्से की जमीन व मकान सुधीर के नाम कर दे। सुना है कि आजकल तो गांव में भी जमीन लाखों के भाव में बिकती है। वह यहाँ जोश में आकर कुर्बानी दे जाए और उधर उसकी पत्नी उसे सारी उम्र कोसती रहे। सुधीर और अजीत के बीच लेन देन की बात 20 साल पहले उठी थी। यहाँ शहर में किसी तरह उसने 300 गज का प्लॉट खरीद लिया था, मगर उसके ऊपर मकान खड़ा करने का कोई जुगाड़ नहीं था उसके पास। जो लोन मिल रहा था वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी आलीशान घर बनाना चाहती थी। उधर बच्चों की पढ़ाई का खर्च। वह बड़े चाव से गांव आया था कि भाई से पैसे लेकर मकान बनाऊंगा। अम्मा ने सुना तो वह बहुत खुश हुई कि चलो छोटे बेटे का शहर में ठिकाना बना। मगर भाई व भाभी को अच्छा नहीं लगा। कहने लगे, यहाँ से हजारों कोस दूर ठिकाना बनाने का क्या फायदा। यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कुनबा है, टब्बर है, यहाँ जड़ें हैं तुम्हारी। अनजान बिरादरी में कल बच्चों का शादी ब्याह। अगले दिन पता चला कि उनके बिसुरने का कारण कुछ और ही था। वे उसके हिस्से की दबाई जायदाद से हाथ धोना नहीं चाहते थे। उसने अम्मा से बात चलाई कि मेरे हिस्से का जो भी बनता है, चाहे थोड़ा कम ही सही, मुझे दिलवाया जाए ताकि मैं भी अपने मकान को बनवाना शुरू कर सकूं। अम्मा चाहकर भी कुछ फैसला ना करवा पाई। सुधीर तो बिफर गया। बोला, तुझे पता नहीं कितना झंझट है इन जमीनों में। कागजों में हमारी तीनों बहनों और काकू चाचा का नाम भी है। काकू चाचा कुंवारा ही मरा, मगर उसकी रखेल के घर पैदा हुआ लड़का भी बराबर का हिस्सेदार है। तू शहर में रहता है, सारे कानून जानता होगा। यहाँ कुछ दिन रुककर पटवारी व तहसीलदार से मिलकर कोशिश कर, शायद जमीन हम दोनों भाइयों और अम्मा के नाम हो जाए। फिर 3 हिस्से करके तेरा हिस्सा बेच देंगे। मैं तो एक लड़की की शादी कर चुका, रिटायरमेंट के आधे पैसे वही लग गए। एक लड़की अभी भी दीवार की तरह सिर पर खड़ी है। बच्चे भी नौकरी नहीं करते कि उनसे पैसे पकड़कर तुझे दे दूँ। तू तो अफसर आदमी है, 100 जगह रसूख है तेरे। कहीं से कर्ज लेकर मकान बना ही लेगा। उसे इतना मुश्किल रास्ता बताया गया जितना उस राजकुमार को कहा गया था कि कई मुसीबतें झेलकर राक्षस को मारकर मणि लाएगा, तब राजकुमारी उससे शादी करेगी। 2 सप्ताह अजीत वहां टिका रहा। टेनिस की गेंद की तरह इधर से उधर टप्पे खाता रहा। अम्मा तो अशक्त हो चुकी थी और भाई के घर की कमान रीना भाभी के हाथ में थी। उसकी मजबूरियां भी साफ नजर आ रही थी। उनके पास 5-7 लाख का कोई जुगाड़ नहीं था कि वे उसका हिस्सा खरीद लेते। भाई के बैंक में पैसा था, मगर रीना भाभी ने साफ मना कर दिया। उसे साफ तौर पर बता दिया गया कि घर तो पुश्तैनी है, जिसके एक हिस्से में अम्मा का डेरा था, जहां उसकी बहनें न साझे रिश्तेदार आकर टिकते थे। अम्मा के जीते जी वह हिस्सा तो बेचा नहीं जा सकता था। दूसरे बड़े हिस्से में भाई का टब्बर था। जमीन बेचकर अपना तीसरा हिस्सा ले जाने के लिए उसे कहा गया, मगर जमीन के कागज ठीक करवाने में बहुत सिरदर्दी थी। पिताजी ने मरने से पहले यह सब ठीक करवाने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें क्या पता था कि लाखों का भाव होते ही जमीन पर सबकी निगाहें हो जाएगी। मास्टर थे वे। एक दिन दिल का दौरा पड़ा। सुधीर भाई ने अभी बीएड किया ही था। पिताजी का स्कूल प्राइवेट था, सो अम्मा को कोई पेंशन नहीं मिली। बाद में भाई की नौकरी सरकारी स्कूल में लग गई थी। 15-20 दिन तहसील के चक्कर काटने के बाद उसे पता चला कि जमीन को फौरन बेचने का काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। पहले तो वह तीनों बहनों को एक जगह इकट्ठा करे। वे भी उससे खासी नाराज थीं। उसके अविवाहित चाचा का नाम भी दावेदारी में था। उनकी एक रखेल और उनसे हुए बच्चों का भी पता चला उसे। यानी उसे 5-7 लाख का अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी होगी। ऑफिस से पत्र आ गया था
कि जल्दी पहुँचो। अपना माथा पीटकर थक हार कर वह खाली हाथ वापस लौट आया। अम्मा खुद सुधीर के आसरे थी। उसकी कोई मदद क्या करती या उसके लिए क्या जोर लगाती। वह तो शुरू से ही कहती रही कि वह अपना हिस्सा सुधीर को दे दे तो कुनबे में मेरी अच्छी इज्जत बनी रह सकती है। फिर भी आते समय अम्मा ने आश्वासन दिया था कि वह सुधीर को मनाएगी कि दोनों भाई जायदाद का बंटवारा कर ले, जमीन सुधीर रख ले और अजीत को उसके हिस्से के रुपए दे दे। उसके घर में सारी बात सुनकर उसकी पत्नी का मूड भी बिगड़ गया। सारी उम्र यह फांस उसके गले में अटकी रही। इसके चलते पत्नी और उसके बच्चों ने कभी गांव का रुख नहीं किया। हाँ, लोकलाज के डर से और अम्मा व रिश्ते नाते निभाने की गरज से उसे ही साल में गांव का एकाध चक्कर लगाना पड़ता। भाई बहन भी उसके यहाँ कहाँ आ पाते थे। गांव उसके लिए एक स्वप्नलोक बनता जा रहा था। उसके और गांव के रिश्तेदारों के सरोकार बदलते जा रहे थे। हर बार वह समझता था कि गांव का यह मेरा अंतिम फेरा ही होगा। अम्मा के मरने की खबर कभी भी आ सकती थी। शहरी जीवन का आदी हो गया था वह। वहाँ एक आसानी यह थी कि रिश्तों का कोई दबाव नहीं था। सब मस्त थे, एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देते थे। उन्हें इन बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। गांव में 5-7 दिन रहने पर उसके दिमाग में खुजली होने लगी थी। जिससे भी बात करो वह कटाक्ष में बात करता, कभी मजाक में तो कभी गुस्से और कभी उलाहना में। शीला ताई कहती, अरे निर्मोही, कभी अपनी बहनों के घर भी जाया कर। अपने भाई को देखने का चाव उन्हें भी होता होगा। हर तरफ से उस पर वैचारिक हमले होते रहते। ये दिन उफ उफ करते बीतते। और अम्मा वह भी वैसी ही बातें करती। कहती, बहू को देखे 15 बरस हो गए, उसका कोई फर्ज नहीं था कि आकर सास की खैर खबर ले, मेरा सुख दुख करे। मेरा भाई मरा, भाभी चली गई, गांव में ताया ननकू पूरा हो गया, उसे आना नहीं चाहिए था। तेरे बच्चों की तो शक्ल ही भूल गई। तेरी बहनों पर सुधीर इतना खर्च करता है, उनके बच्चों को शगुन आदि, पर क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि रिश्तेदारियां निभाओ। कल तूने उस घर में से हिस्सा भी लेना है। सुधीर की बहू यही ताने मारती है मुझे कि छोटी बहू ने तो कभी तेरी सुध नहीं ली, फिर भी तू दिन रात अजीत का गुणगान करती रहती हो। अब अम्मा नहीं रही तो ये बातें करने वाला भी कोई नहीं रहा। अब हर तरफ जिद और रीस ही चल रही थी कि तू जैसा करेगा वैसा ही तेरे साथ करेंगे। अम्मा थी तो सारा कुनबा अच्छी तरह आपस में जुड़ा हुआ था। कहीं कुछ कमी पेशी या ऊंच नीच हो जाती तो अम्मा सब कुछ अपने ऊपर ले लेती। बेचैन हो उठती, इधर उधर सलाह करती, चर्चा करती, और जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक चैन से कहाँ बैठती थी अम्मा। हर बार उसके गांव आगमन पर खिल उठती थी अम्मा। कहती, कुनबे की इस माला में बस हर जगह तेरी ही कमी खलती है। जो पास होता है उसका इतना चाव नहीं होता। तू छोटा है ना, बहुत याद आता है। कई बार तेरी शक्ल भूल जाती हूँ। 1 साल का वक्त कम नहीं होता रुलाने के लिए। सुधीर तो वट वृक्ष सरीखा अपनी गृहस्थी में खप गया है। वह कुनबे में सबसे बड़ा है। मुझे हमेशा से ही पक्का प्रौढ़ दिखता रहा है, और तेरे पिता के मरने के बाद तो उसकी कद काठी, नयन नक्श, चेहरा मोहरा सब उन जैसा ही लगता है। बेटा तो बस तू ही है, जिससे मिलकर तेरा बचपन मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। मेरी माँ कहा करती थी कि जो जितना दूर हो वह उतना ही दिल के करीब लगता है। उसकी ये पहेलियाँ तब मेरी समझ में नहीं आ पाती थी। 80 साल की होकर अब मुझे पता चला कि बच्चों का मोह क्या होता है। माँ का मन बच्चों से कभी नहीं भरता, वे चाहे कितनी आसानी से उसे भूल जाए। मेरे कान तेरी आहट सुनने को तरसते रहते हैं। अरे बड़ भागिया, छोड़कर आ जा वह नकली जीवन। यहाँ की आबो हवा देख, स्वर्ग समान है यह धरती।
हर तरफ अपने लोग, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। वहाँ पराए और पत्थर दिल लोगों के बीच सारी उम्र काटकर तू भी निर्मोही और छोटे दिल का बन गया है। सारा खून पानी हो गया है तेरा। अपने संबंधियों को देखकर एक बार भी तेरा खून ठाठे नहीं मारता। यहीं बस जा, हम भी देखें तेरी टौर, तेरा बाग परिवार। अम्मा बहुत दूर चली जाती, कल्पना के बड़े बड़े सब्ज़बाग देखने लगती। उसे क्या पता कि अब उसकी वापसी संभव नहीं रही। अब तो वह बरगद सरीखा वहीं शहर में ही फैल गया है, जिसे किसी भी तरीके से वहाँ रोक पाना मुमकिन नहीं। फिर उसका परिवार किसी और ढंग से बड़ा हुआ है। गांव के तो नाम से ही वे बिदकते हैं। अम्मा नहीं जानती कि गांव में एक भी बेल ऐसी नहीं जो उस जैसे शहरी परिंदे के पांव बांध सके। शहर की बेरहम हवा आदमी की ग्रामीण रिश्तों के प्रति बेगाना बना देती है। शहर में भावनाओं से गुजर बसर नहीं होती। हर चीज़ मोल के भाव बिकती है वहाँ। लोग तो बात करने तक की फीस लेते हैं वहाँ। इधर अम्मा जब से आंखों से बिल्कुल अंधी हो गई, तब से बहुत ही भावुक हो उठी थी वह। बात बात पर आंखें छलछला आती उसकी। सुधीर की चिंता करती, कहती तेरी अच्छी पक्की नौकरी है, बच्चे भी ऊंचे ओहदे पर हैं। सुधीर के बच्चों के पास ढंग की रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं। मिट्टी के साथ मिट्टी होकर घर की ज़रूरत के लिए अन्न उगाते हैं। बारिश अच्छी हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बाप बेटे आसमान की तरफ पानी के लिए ताकते रहते हैं। बहुत कठिन जीवन है उनका बेटा। तेरे पास लाखों रुपए हैं, तू यहाँ की 3-4 एकड़ जमीन लेकर क्या करेगा? सुधीर के नाम कर दे। सुधीर कह रहा था कि पैसों का जुगाड़ करके वह तुझे जरूर भेजेगा। मेरे जीते जी यह निबट जाए तो अच्छा है। बाद में तुम भाइयों में थाना कचहरी हो तो मेरी आत्मा को दुख पहुँचेगा। देखता नहीं, जरा जरा जमीन के लिए गांव में भाइयों के बीच तलवारें तन जाती हैं। सुधीर ने सारी उम्र मुझे संभाला है, तू तो परदेसी है, मेहमान की तरह आता है। अम्मा के जीते जी अजीत कुछ फैसला नहीं कर पाया कि जमीन सुधीर के नाम कर दूं। अब अम्मा के गुजर जाने के बाद रो धोकर सारे क्रियाक्रम करके सुबह सुधीर के साथ उसके स्कूटर पर पास के कस्बे से मुंबई के लिए ट्रेन लेने पहुंचा। सुधीर भाई बहनों में सबसे बड़ा है। धीर गंभीर स्वभाव है उसका। उससे कभी सीधे आंख मिलाकर बात नहीं की थी उसने। उससे गले मिलकर गला भर आया उसका। बोला, अम्मा के कारण तू हर साल आता था, अब पता नहीं आएगा भी या नहीं। बहुत सख्त दिल है तेरा, सब रिश्तों से मुक्त है तू। मेरा हाल चाल फ़ोन पर पूछते रहना, शादी गर्मी में आते रहना, मुंह ना मोड़ना। अम्मा ने मरते समय मुझसे कहा था कि अजीत का हक मत मारना, सो तब से ही लोन आदि लेकर तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम किया है मैंने। ये ले 10 लाख का चेक है, अपनी पत्नी से चोरी से दे रहा हूँ। तू भी घर पर मत बताना, ये तेरे मेरे बीच का हिसाब किताब रहा। जमीन चाहे मेरे नाम लिख या ना लिख, मेरे बच्चे उस पर खेती कर रहे हैं, सो तेरा हक तुझे दे रहा हूँ, ताकि हम दोनों के दिलों में हमेशा प्यार बना रहे। सुधीर ने जबरन वह चेक उसकी कमीज की ऊपरी जेब में ठूस दिया और उसके सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया। ट्रेन धीरे धीरे सरक रही थी। दूर होता जा रहा था सुधीर। अजीत को ऐसा लग रहा था कि मानो बचपन के उसके पिता हो, जो उसे शहर के कॉलेज के लिए छोड़ने साइकिल पर जाया करते थे। सारी यादें ताज़ा हो उठी। सुधीर ने कर्ज लेकर उसे अपनी हैसियत से बढ़कर रुपए दिए हैं। पता नहीं कब तक वह इस पैसे की किस्तें चुकाता रहेगा, असल की भी और सूद की भी। अजीत सोचने लगा, मैं इन रुपए का क्या करूँगा? बैंक में रखकर ब्याज खाऊंगा, शेयर खरीदूंगा, पत्नी के लिए हीरे खरीदूंगा या क्लब में ऐश करूंगा। अम्मा ने असल में ऐसा तो नहीं चाहा था। सुधीर ने अंत तक उसे संभाला। उसके हिस्से की देखभाल भी उसी ने की। सुधीर ना होता तो अम्मा
रुल जाती, वक्त से पहले ही खत्म हो जाती। अजीत ने जेब से वह चेक निकाला और उसे फाड़कर उसकी चिंदी चिंदी करके बाहर उड़ा दी और ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा कि यह देखकर अम्मा की आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।